साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के तहत एक एक टॉपिक हम ले रहे हैं और फिर उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सब के सब हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने टॉपिक प्रारंभ किया था लाइब्रेरी एसोसिएशंस। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन से बहुत सारे सवाल हम पिछली कुछ क्लासों के माध्यम से तैयार कर चुके हैं और जो आज की यह क्लास है यह भी लाइब्रेरी एसोसिएशन से आने वाले महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर ही है। तो साथियों, कोशिश करेंगे आप लोग कि आज की इस क्लास में जो भी सवाल आपके सामने आए उसे आराम से पढ़ना है और उसके बाद बहुत सटीक जवाब देने की कोशिश करनी है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को। देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है साथियों, आराम से पढ़ना है और फिर जवाब देना है। क्या सवाल है समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन पत्रिकाओं की सूची एक्सचेंज शीर्षक से प्रकाशित कर रहा है? एक्सचेंज शीर्षक से प्रकाशित कर रहा है, बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपको ये सारे जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं वो पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल के साथ मैंने ये सारी चीज आपको करवाई है। फिर भी अगर कोई नई चीज इन प्रश्नों के माध्यम से आपको मिलती है तो आप उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया करें। देखिएगा भाई, एक्सचेंज शीर्षक से प्रकाशित कर रहा है, बताइए भाई। पत्रिकाओं की सूची एक्सचेंज शीर्षक से प्रकाशित कर रहा है। चारों ऑप्शन में से एक आपका सही जवाब है। चार ऑप्शनों में से देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरीज, दूसरा ऑप्शन है आईएलए बुलेटिन, तीसरा ऑप्शन है आपका आइजलिक बुलेटिन और चौथा ऑप्शन है देसी डॉक बुलेटिन। चारों में से एक सही जवाब है। कोशिश करेंगे आप लोग सही जवाब तक पहुंचने की। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने इसका जवाब सही ढूंढा होगा और अगर किसी का गलत है तो चेक करिएगा। इसका सही जवाब जाएगा ए, यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरीज। ए एकदम सही जवाब है। अगर किसी साथी का गलत था तो उसे ठीक करिएगा। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय संघ कौन सा है? चार ऑप्शन में चार पुस्तकालय संघ आपको दिए गए हैं। आपको इन चारों में से इंटरनेशनल लेवल का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका पता लगाना है कि इन चार में से अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय संघ कौन सा है। चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है आईएलए, दूसरा ऑप्शन है बीएलए, तीसरा ऑप्शन है एएलए और चौथा ऑप्शन है इफ्ला। आईएलए, बीएलए, एएलए और इफ्ला, चारों में से आपको इंटरनेशनल लेवल का लाइब्रेरी एसोसिएशन ढूंढना है। बहुत गजब का सवाल पूछा जा चुका है DSSB 2014 के पेपर में। देखिएगा साथियों, आईएलए, बीएलए, एएलए और इफ्ला। आईएलए अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं, 1933 में जिसकी स्थापना हुई थी। बीएलए अर्थात ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके लिए आप यूके वगैरह वाला एलए यूके पढ़ते हैं, अर्थात 1877। उसके बाद एएलए जिसके लिए आपने पढ़ा है 1876 और इफ्ला 30 सितंबर 1927, तो मैं लिख देता हूं 1927। चारों हैं लेकिन इनमें इंटरनेशनल लेवल का है इफ्ला। देखो, ये ब्रिटिश के लिए है, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये अमेरिका के लिए है, ये इंडिया के लिए है, तो ये भारत के लिए है, ये ब्रिटेन के लिए है, ये अमेरिका के लिए है, बट इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। इंटरनेशनल लेवल का जो है वो है आपका इफ्ला। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन शब्द जुड़ा है इफ्ला में वो बाद में जुड़ा है, उसके लिए आप 1976 का वर्ष याद कर सकते हैं, लेकिन इफ्ला की स्थापना का वर्ष आप 1927 याद करेंगे। जो लास्ट में इंस्टीट्यूशन शब्द जुड़ा है वो 1976 में जुड़ा है। खैर,
पढ़ा चुका हूं। जिसने क्लास नहीं ली है तो पहले मैं यही कहूंगा कि जाके आराम से लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन से क्लासे ले और उसके बाद सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिएगा, खैर इफ्ला का पूरा नाम क्या है? सवाल पूछा जा चुका है DSSB 2019 के पेपर में। चलिएगा, कोशिश करिएगा पहले आप लोग क्या सही जवाब तक पहुंचते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं जटिल सवाल लेके आऊं। मैं वही सवाल लेके आता हूं जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वही सवाल लेके आ रहा हूं। अब भले ही वो जटिल हो भले ही इजी हो, मैं सभी प्रकार के सवाल यहां शामिल कर रहा हूं। इफ्ला का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल फेलो ऑफ लाइब्रेरी एकेडमी। चौथा और लास्ट ऑप्शन है इंडियन फेलो ऑफ लाइब्रेरी साइंस एकेडमी। 4 ऑप्शन है भाई। इफ्ला का सही पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो ये इंस्टीट्यूशन शब्द है इसकी बात मैं अभी कर रहा था, इसके लिए आप 1976 का वर्ष याद रखेंगे। 1976 में ये इंस्टीट्यूशन शब्द इसमें और जोड़ा गया था। बोले इंस्टीट्यूशन 7-6 ना, बोले क्यों डर रहा है ना, तो 1976। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? देखिएगा, बात हो रही है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड की बात हो रही है। स्टैंडर्ड कौन सा है? ICP, जो 2016 में आया था। अंतरराष्ट्रीय कैटलॉगिंग सिद्धांतों का विवरण अर्थात ICP 2016 किसने प्रकाशित किया है? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। CGPSC 2017 में यह पूछा गया है। CGPSC के पेपर में जो 2017 में हुआ था वहां यह सवाल ऐसे की ऐसे छप के आया था। ICP 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन इफ्ला है, दूसरा ऑप्शन यूनेस्को है, तीसरा ऑप्शन ALA है, ILA है और आपका लास्ट ऑप्शन OCLC है। 5 ऑप्शन उस एग्जाम में डाले गए थे। 5 में से आपको एक सही जवाब ढूंढना है। बताइए भाई, ICP 2016 का प्रकाशन किसने किया था? और आप लोगों का सही जवाब यहां जाता है A, अर्थात इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, 1927 वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल इफ्ला से संबंधित नहीं है? इफ्ला से संबंधित जो पहल नहीं है वो आपको आंसर सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। पहला ऑप्शन लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल विजन और चौथा ऑप्शन है रिस्क रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज। तो भाई चारों में से आपको सही जवाब ढूंढना है। आराम से जवाब देखिएगा, बहुत सटीक तरीके से देना है। देखिएगा साथियों, क्या सही जवाब होगा? कौन सी पहल इफ्ला से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड का संबंध इफ्ला से है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का संबंध इफ्ला से नहीं है, सुनिएगा। ग्लोबल विजन का संबंध इफ्ला से है और रिस्क रजिस्टर भी इफ्ला का ही है। तो ये 3 तो ठीक है, इफ्ला से संबंधित है, लेकिन आपको जवाब में पूछा है नहीं वाला। तो कौन सा नहीं है? तो बी यहां आपका आंसर जाएगा, क्योंकि ये जो मेमोरी वाला वर्ल्ड रजिस्टर है ये आपके यूनेस्को का है, ये आपके यूनेस्को का है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उनका संबंध आपके इफ्ला से है। तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई? बी जाने वाला है। उम्मीद करता हूं अधिकांश लोगों का जवाब सही होगा। अगर यह सवाल पहली बार आपने देखा है, सुना है, तो आप अपने नोट्स में इन सब चीजों को ऐड ऑन कर लिया करें। चलो जी, बढ़ते हैं आगे।
क्या कहता है आपका अगला सवाल? फैप, मैं इसको फैप ही बोलता हूं, ये एक एडवाइजरी कमेटी थी, ध्यान रखना, इफ्ला की, है ना। तो ये जो फैप नाम से एडवाइजरी कमेटी है, सलाहकार समिति है इफ्ला की, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई, फैप का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिएगा, फ्री एक्सेस ऑफ इंटरनेट फॉर फ्री एंटरप्राइज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा ऑप्शन है फुल एक्सेस टू इंटरनेट फ्री एनलिस्टिंग। चौथा ऑप्शन है फ्री एनालिसिस ऑफ इंटरनेट फेड ई रिसोर्सेज। चारों में से सही जवाब देना है। जिस साथी ने हमारी क्लास ले रखी है, भले ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ली हो, यूट्यूब से ली हो, एप्लीकेशन से ली हो, कहीं से भी ली हो, उसका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इस कमेटी के बारे में पढ़ा रखा है। इफ्ला जब पढ़ाई थी तो ये सारी चीजें डिटेल से करवाई है। फैप समिति, और ये भी कहा था कि याद कैसे करें, इसका वर्ष भी याद करवाया था मैंने आप लोगों को। मैंने कहा था, बोले जो ये फैप है ना, ये सारे दिन नशे में रहता है। फैप बोले नशा में रिया करे है। नशा को मतलब है 1997, नए सा 9 सा से 7, तो 1997 इसका वर्ष था। ये सब चीजें मैंने करवाई थी। सही जवाब जाएगा साथियों यहां बी, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट आंसर कहां जाएगा? बी में जाएगा। और अगर इसका वर्ष आपसे पूछा जाए तो बोले गुरुजी फैप तो नशा में है और आज छक्का चौका, है ना। देखते हैं ना, प्लेयर है क्रिकेट का फैफ डू प्लेसी, तो वही फैप है। ये बोले सर नशे में ही रहता है। नशा मतलब 9 और 7 जोड़ दो, पहले 1997 बन जाएगा। साथियों बार बार कहता हूं कि जो ये वर्ष होते हैं, इनको आप किसी ना किसी चीज से जोड़ करके याद करें, तभी ये सारी चीजें याद रह पाएंगी। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे वर्ष आप याद कर सको। लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे वर्ष है, बहुत सी सम दे रखी हैं, और आपको ये याद भी करनी होती है। बहुत सारी याद भी करनी होती है, सब नहीं करनी होती, लेकिन बहुत सी याद करनी होती है। चलिएगा, खैर अगले सवाल की बात करते हैं। ये सब के सब सवाल किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। मैं अधिकांश सवाल वही करवा रहा हूं जो पूर्व में पूछे जा चुके हैं। पीछे की सालों के पेपर ही मैं सोल्व करवा रहा हूं, ताकि आपको यह आइडिया हो जाए कि आपकी परीक्षा में सवाल किस प्रकार के बनकर आते हैं। और अधिकांश सवाल तो रिपीट ही होते हैं, ये आप आपकी परीक्षा के बाद जरूर महसूस करेंगे। देखिएगा सवाल क्या कहता है, इफ्ला का मुख्यालय कहां स्थित है? इफ्ला का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिएगा, इसके लिए आप दो चीजें याद करेंगे साथियों। एक तो आप याद करेंगे कि इफ्ला की स्थापना कहां हुई थी, और दूसरा है मुख्यालय। एक तो याद करना है स्थापना, और एक याद करना है मुख्यालय। दोनों चीजें याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कहां हुई थी, तो मैंने कहा था इब्ला एडी, तो एडिनबर्ग में तो मुख्यालय स्थापना हुई थी इसकी, एडिनबर्ग। और अगर मुख्यालय पूछा जाए तो आप याद करेंगे हैग, और हैग कहां है आपका? नीदरलैंड के अंदर। हैग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। दोनों चीजें हैं, हालांकि यहां ऑप्शन में आपको केवल हैग ही दिया है, इसलिए आपको सवाल का जवाब देने में समस्या नहीं आएगी। चाहो तो यहां से भी आप कुछ वर्ष याद कर सकते हैं। कैसे? आपसे पूछा जाए स्थापना, आपने अभी देखी एडिनबर्ग में स्थापना हुई, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए बताइए कब हुई, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 30 सितंबर 1927 में तो इसकी स्थापना होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इसका मुख्यालय है हैग नीदरलैंड में, वो हैग में किस वर्ष आता है, उसके लिए भी आप चाहो तो याद कर लेना
1971 इसके लिए आप याद कर सकते हैं। चलिएगा, खैर चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल आपके सामने है, कोशिश करिएगा इसका भी सही जवाब देने की। सवाल कह रहा है कि इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अधीनस्थ बोर्ड अर्थात राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वाला जो 2016 में पेपर हुआ था, उसमें यह सवाल ऐसे की ऐसे पूछा गया था। तो इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? आप सब ने याद कर रखी है सर, 1927। लेकिन यहां आप देखिएगा 1927 तो चारों ही ऑप्शन में दे रखा है। 1927 अगर आपने याद किया है तो इस सवाल का सही जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि सभी ऑप्शन में 1927 है। आपने याद किया है केवल सितंबर, तो भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते। देखिएगा चारों ही ऑप्शन में आपको सितंबर भी देखने को मिल गया है। तो भैया जी इसका मतलब आपको इसका दिन भी याद होना चाहिए, और दिन था 30 का, अर्थात 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछा जाए कि इफ्ला की स्थापना कब हुई, आप कहेंगे सर 30 सितंबर 1927 को। कहां हुई? आप कहेंगे सर एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो इंस्टीट्यूशन शब्द है वो कब जुड़ा, आप कहेंगे सर 76 में, 1976 में। फिर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय कहां है, तब कहेंगे सर हैग, नीदरलैंड में। फिर आपसे पूछा जाए हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय किस वर्ष आया, तब आप 1971 जवाब देंगे, 1971 जवाब देंगे। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ रिवाइज में करवाते हुए चल रहा हूं, बस कोशिश करिएगा कि आपका ध्यान क्लास में ही रहे। चलो जी, खैर अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा IFAP सूचना सोसाइटी वेधशाला का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है। ऐसे सवाल तो नोट्स में भी नहीं मिलते हैं जनाब। कई सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, पूछे भी जा सकते हैं परीक्षा में, जैसे आपके सामने है। अब इनको हमें डायरेक्ट याद कर लेना है। CGPSC 2017 में यह सवाल पूछा गया था। मैंने कहा था ना, मैंने पढ़ाया था मैंने, और उस समय भी आपको कहा था कि इसको याद कैसे करोगे। बोले आई फांप मटका, है ना, आई फांप मटका बोले, है ना, आई फांप मटका, नहीं तो मैं नेस गिरा दूंगा बोले, ना, नेस से यूनेस्को। तो ये किसके द्वारा है भाई? यूनेस्को के द्वारा है। ठीक है, तो यूनेस्को इसके लिए याद रखेंगे। और अगर चाहो तो आप इसका वर्ष भी याद कर सकते हो, मैं करवा देता हूं। अगर टाइम हो आपके पास इन सब चीजों को याद करने का, तो आई फांप मटका 2001 इसका वर्ष है साथियों। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आई फांप, ऐसे याद कर लेना भाई, इसको उच्चारण ऐसे याद करना ताकि आपको याद हो जाए। तो सूचना सोसाइटी वेधशाला का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो देखो डेवलपमेंट इसका प्राथमिक क्षेत्र था, एक्सेसिबिलिटी इसका प्राथमिक क्षेत्र था, लिटरेसी इसका प्राथमिक क्षेत्र था, एथिक्स इसका प्राथमिक क्षेत्र था, लेकिन रीपैकेजिंग इसका प्राथमिक क्षेत्र नहीं था। इस परीक्षा में इस सवाल का जवाब ई माना गया था। ये डायरेक्ट याद करने वाले कुछ सवाल होते हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई इलाज नहीं है। चलो जी, अगला सवाल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल अर्थात UBC। जब भी UBC का नाम आता है, तो मैंने जब पढ़ाया था उस समय कहा था कि आप ऐसे 3 प्रोग्राम हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, UBC, UAP और UDT। ये तीनों तो आपको याद होने ही होने चाहिए, तीनों के वर्ष याद होने चाहिए, तीनों के पूरे नाम भी याद होने चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों ही प्रोग्राम आखिर है किसके। तो ध्यान रखना साथियों, तीनों ही किसके प्रोग्राम हैं? आप कहेंगे सर तीनों ही इफ्ला के प्रोग्राम है।
अब आपके सामने आ गया है यू आ गया है, बी आ गया है और सी, अर्थात यू, बी और सी। यूबीसी किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का प्रोग्राम है। आपसे पूछा जाए पूरा नाम क्या है, तो आपके सामने दे रखा है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। यूबीसी इफ्ला के द्वारा कब, बोले सर वर्ष भी याद कर लो, चलो यहीं से, यूबीसी तो 1974 और ओब्लिक लगा करके आप 73 साथ लिख लेना। हालांकि सही जवाब 74 है, लेकिन ये लाइब्रेरी साइंस है साथियों। मैं बार बार कहता हूं बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इसमें, बहुत सी ऐसी ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनमें इसका जवाब 1973 भी बता रखा है, इसका वर्ष 1973 भी बता रखा है, और बहुत सी ऑथेंटिक बुक है जिनमें इसका आंसर 1974 भी बता रखा है। तो आप 73 74 दोनों ही याद कर लेना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऑप्शन में दोनों में एक ही मिलेगा, दोनों कभी नहीं आएंगे, और दोनों आ जाए तो फिर 74 लगा देना। ठीक है, चलो जी खैर। तो यूबीसी इफ्ला का प्रोग्राम है और यूबीसी प्रोग्राम 1974 आप याद कर लीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। क्या कहता है आपका अगला सवाल? यूएपी, यूएपी का मतलब क्या है? अभी हम बात कर रहे थे यूबीसी की, यूएपी की बात अब कर रहे हैं, और यूडीटी भी आप इसके लिए याद रखेंगे। यूडीटी अर्थात यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका पूरा नाम होता है। आएगा सवाल कभी सामने, और वैसे भी मैं बहुत सारे सवाल आपको करवाने वाला हूं। अभी आप बताइए यूएपी का मतलब क्या है, मतलब पूरा नाम बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा यूएपी किसका प्रोग्राम है, तब आपका जवाब होगा सर इफ्ला का प्रोग्राम है। यूएपी प्रोग्राम कब चलाया गया, तब आपका जवाब होगा सर 1976 में चलाया गया। इफ्ला का प्रोग्राम 1976 में चलाया गया, लेकिन सवाल पूछा है कि यूएपी का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, तो ऐसा ऑप्शन है क्या? ये रहा यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, तो सही जवाब सी होगा। राइट आंसर क्या है? सी। चलिएगा, यूबीसी के लिए आपने 74 याद किया, यूएपी के लिए आपने 76 याद किया, यूडीटी के लिए आप 85 याद कर लेना। तीनों के वर्ष आपको याद होने चाहिए। यूबीसी अर्थात यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, और यूडीटी यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसका कार्यक्रम है? ये लो जी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या कर देते हैं कि सवाल ही मिल जाता है, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक से जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो सारे ही ले आता हूं। तो इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हीं का तो हम विश्लेषण करते हैं, और उनके आसपास की चीजें भी देख लेते हैं। आसपास की चीजें देखते हैं तो वो मोटी मोटी चीजें होती है, और मोटी मोटी चीजें परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाती है, छोड़ी नहीं जाती है। तो वही सवाल आ गया है भाई कि यूएपी जो है, यू, ए और पी किसका कार्यक्रम है? ये वही यूएपी है 1976 वाला, 1976, 1976 किसका है? आप कहेंगे सर इफ्ला का है। यूएपी, यूबीसी और यूडीटी तीनों के लिए ही आप इफ्ला नाम याद रखेंगे। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। क्या कहता है आपका अगला सवाल? देखिएगा, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, यूबीसी की बात हो रही है, और यूबीसी मार्क, चलो जी दोनों को जोड़ दिया है। दोनों कौन कौन से जोड़ दिए हैं? यूबीसी है और आईएम है। आईएम से आशय है इंटरनेशनल मार्क, और यूबीसी से आशय है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। यूबीसी आईएम दोनों जुड़ गए हैं, तो बताइए यह किसकी मुख्य गतिविधि है? यूबीसी आईएम, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इंटरनेशनल मार्क किसकी गतिविधि है? ये बहुत सरल सवाल आपके सामने है। यूजीसी नेट के अंदर ये सवाल, सॉरी एनटीए नेट हो गया है बाद में, तो एनटीए नेट के पेपर में यह सवाल पूछा गया है 2018 में। सही जवाब जाएगा इफ्ला। सही जवाब क्या जाने वाला है? इफ्ला जाने वाला है। चलिएगा खैर अगले सवाल की बात करते हैं।
संक्षिप्त नाम ALP। ALP आपको बताना है इसका पूरा नाम। ALP का अर्थ क्या है? ALP 4 ऑप्शन फिर से साथियों आपके सामने हैं, कोशिश करिएगा देखे सही जवाब को ढूंढने की। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कहता है? ALP अर्थात एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम, क्या यह सही जवाब है? आप डिसाइड करिएगा। दूसरा ऑप्शन है एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन कहता है एडवांसमेंट प्रोग्राम ऑफ लाइब्रेरी, और चौथा ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चारों में से सही जवाब बताना है। ALP का पूरा नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा, सही जवाब तक आप पहुंच गए होंगे। साथियों इसका सही जवाब बी जाएगा। ALP एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, ALP का पूरा नाम है। अब अगर चाहो तो आप वर्ष भी याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? ALP है ना, ALP बोले ए, कोई कह रहा है कि ALP चोर लिया है ना, चोरस्या या चोर लिया, तो चोरस्या 84, तो चोरस्या 84। LP जानो ही हो ना थे, गाड़ी घोड़ा तो फिर समझो ही हो, तो LP 1984 इसका सही जवाब होगा। कब चलाया गया भाई? 1984 में। चलिएगा खैर, वर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो, बड़ी चीज नहीं है। मैं बता सकता हूं आपको, बता देता हूं ये सारी चीजें, क्योंकि बार बार लाइब्रेरी साइंस को पढ़ते हैं तो ये चीजें याद हो गई है, रट्टे से लग गए हैं इन चीजों के, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल ही जाता है। चलिएगा खैर, इफ्ला का मुख्यालय कहां स्थित है? साथियों इफ्ला का मुख्यालय पूछ रहा है, देख लेना इधर। और गुवाहाटी हाईकोर्ट 2018 में पेपर हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा भी गया। मुख्यालय पूछा है भाई इफ्ला का, हेडक्वार्टर पूछा है ना, हेड ऑफिस कहां है इसका। तो भाई 2 चीजें याद करी थी इफ्ला के संदर्भ में, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड और हैग नीदरलैंड। एडी स्थापित होती है आपकी, एडी जमीन पे स्थापित होती है ना, एडी, तो एडिनबर्ग में तो भैया स्थापना हुई थी, और हैग नीदरलैंड में इसका मुख्य है। तो मुख्यालय पूछा है तो हैग नीदरलैंड लगाइए। कहां है भाई? हैग, ये रहा। और अगर यहां भी अगर आप और चाहो तो याद कर सकते हो, रॉयल लाइब्रेरी हैग नीदरलैंड में है। चलिएगा जी, बी इसका सही जवाब यहां जाने वाला है। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, बहुत गजब का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट 2016 के पेपर में यह पूछा गया था, लेकिन बहुत सरल सवाल पूछ लिया भाई। क्या सवाल है? निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए? प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए, और 1.2 बिलियन की आबादी वाले भारत को 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। यह बात किसने कही थी? 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता बताई थी, और वो बताने वाला इन 4 ऑप्शन में से एक कोई है। बताइए भाई, सही जवाब तक पहुंचिए। क्या आइजलिक है? क्या इफ्ला सही जवाब है? क्या ALA सही जवाब है? या फिर आपका एस्लिप जो 1924 वाला है ना? तो बताइए भाई, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? आइजलिक की बात करें तो 1955, इफ्ला की बात करें तो 1927, ALA की बात करें तो 1876, और एस्लिप की बात करें तो 1924, और बाद में 84 में इसका नाम बदलता है। ये सारी चीजें कर चुके हैं हम। सही जवाब बताइएगा, और सही जवाब इसका होगा इफ्ला। शायद उम्मीद करता हूं कि आप में से 90% लोगों ने इसका सही ही जवाब दिया होगा। अगला सवाल देखिएगा, एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका भी सही जवाब साथियों इफ्ला ही जाएगा। महाराष्ट्र सेट 2018 का यह सवाल था।
निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इफ्ला की, देखिएगा बहुत गजब का सवाल है, हाल ही में इफ्ला की एडवोकेसी टूल किट का प्रकाशन किया है, हाल ही में किया है। टूल किट, हाथ मत लगा लिए टूल किट के, नहीं तो बोले तेरी लाइफ में तेरे लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। खतरा 17 2017 में इसका प्रकाशन किया गया था और इसका सही जवाब जाएगा TAP। तो TAP के द्वारा कब किया गया, आप कहेंगे सर 2017 में किया गया था। जोड़िए चीजों को, कनेक्ट करिए और उसके बाद इन सब चीजों को अपने मन और मस्तिष्क में बसा लीजिएगा। देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है, इफ्ला PAC, इफ्ला PAC प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, है ना। तो क्या है, वैसे तो मैंने जवाब ही दे दिया है। तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, PAC से क्या से है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो क्या है भाई, ये कोर प्रोग्राम है, किसके ऊपर, प्रिजर्वेशन के ऊपर और कंजर्वेशन के ऊपर। तो सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब C जाएगा। अब वर्ष भी चाहो तो याद कर लेना और चाहो तो छोड़ देना, समय हो तो देख लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। क्या है, कैसे जोड़ोगे, मैंने कैसे जोड़ रखा है, इफ्ला, मैं इफ्ला को कभी इफ्ला नहीं पढ़ता, मैं कहता हूं इबल्या, मतलब इबल्या, इबल्या बोले ना, तो इफ्ला को मैं इबल्या बोलता हूं मेरी भाषा में। तो इबल्यारे बोले पैक, इबल्यारे पैक, भले मुझे नहीं पता, इबल्या बोले पैक, ला बोले चोर के ला, तो चोरिया ला बोले 1984। तो कैसे भी कर सकते हो भाई, तो 84 में ये प्रारंभ हुआ था, तो याद कर सकते हैं आप। चीजों को जोड़ जोड़ के याद करिए, भूलोगे नहीं आप कभी भी। चलिएगा, बात हो रही है इफ्ला की, जो कांग्रेस का आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, और ये कब हुआ था, चाहो तो चलो मैं वर्ष भी आपको बता देता हूं। दिल्ली में जो आयोजित हुई थी वो हुई थी 1992 में। ये वर्ष आपको याद करना है साथियों, ये 1992 वाला वर्ष आपको पूछा जाता है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में बसा लेना कि जो इफ्ला की कांग्रेस हुई थी या जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुई थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आयोजित हुई थी, तो उसका वर्ष क्या था, एक तो वर्ष पूछा जाता है, स्टार लगा लेना भाई 1992 को, बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ्ला की दिल्ली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, आप एक तो ये देख लेना 1992 है। और एक पूछा जाता है कि उस समय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात ILA के प्रेसिडेंट कौन थे, भारतीय पुस्तकालय संघ के उस समय अध्यक्ष कौन थे 1992 में, जब यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, और कहां हुई थी, दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो यह भी पूछा जाता है कहां आयोजित हुई थी, तो यह भी स्टार लगा लेना, दिल्ली में आयोजित हुई थी। पूछे जाते हैं ये सब सवाल, कब आयोजित हुई थी, 1992 में आयोजित हुई थी। सवाल आपको इन दोनों से हट के पूछा, आपको पूछा है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, तो उस समय साहब इसके प्रेसिडेंट ये थे CP वशिष्ठा। CP वशिष्ठा उस समय भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष थे। तो आंसर क्या जाएगा, C जाने वाला है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं, क्या कहता है, पुस्तकालय संघों की क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला के कार्यक्रम का नाम क्या है। पुस्तकालय संघों की क्षमता निर्माण की बात हो रही है, क्षमता निर्माण की, उसके लिए इफ्ला के कार्यक्रम का नाम आपसे पूछ रहा है। बहुत सरल सवाल है भाई, बहुत सिंपल है भाई। चलिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, BSLA, CLM, ALP और PAC। बताइए भाई चारों में से सही जवाब क्या है। पुस्तकालय संघों की क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम कौन सा है, आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब साथियों जाएगा BSLA। BSLA अर्थात अगर मैं कहूं उसके पूरे नाम की बात करूं तो B से आशय है बिल्डिंग, S से आशय है स्ट्रोंग, बिल्डिंग स्ट्रोंग,
लाइब्रेरी एसोसिएशन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका वर्ष भी बता सकते हैं क्या, तो हां जी, मैंने तो इसका जुगाड़ क्या बनाया था समझिएगा। बसला बोलता हूं मैं इसको, BSLA होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से इसे बोलता हूं बसला। इबला बसला लेकिन 10 ला, बस ला लेकिन 10 ला, बस तो ला लेकिन भैया कितनी ला, 10 ला। तो 2010 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। जेनेवा सिद्धांतों की घोषणा की बात हो रही है, तो यह किसने विकसित किया था? जेनेवा सिद्धांतों की घोषणा की बात हो रही है। एनटीए नेट जून 2020 में यह पेपर में पूछा जा चुका है। ए WSIS, बी यूनेस्को, सी इफ्ला और डी विपो। बताइए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से एक सही जवाब है। चारों में से एक सही जवाब आपको ढूंढना है। WSIS, यूनेस्को, इफ्ला और विपो। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो जाने वाला है WSIS। WSIS अर्थात वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS। और अगर चाहो तो इसका भी आप वर्ष याद कर सकते हैं। जेनेवा सिद्धांतों की घोषणा की बात करें तो आप इसके लिए 2003 याद कर लीजिएगा। इसका सही जवाब वर्ष के रूप में पूछे तो 2003 होगा। इफ्ला के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत गजब का सवाल है। इफ्ला के पहले अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन फिर से सामने हैं। WCB सेयर्स, SR रंगानाथन, आइजक कुलिजन और मेलविल डेवी। तो भाई इफ्ला के अध्यक्ष की बात हो रही है यहां। तो इफ्ला के पहले अध्यक्ष का नाम मैंने आपको लिखवा रखा है। अगर किसी ने क्लास नहीं ली है तो लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से कंप्लीट इफ्ला की क्लासें तैयार कर लीजिए। तो सही जवाब आइजक कुलिजन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि वर्तमान भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में इफ्ला साफ साफ लिख के दिया है। तो भैया आइजक कुलिजन तो इसके पहले अध्यक्ष थे, मतलब थी, महिला थी, ठीक है। और अगर बात करूं इसके वर्तमान अध्यक्ष की तो फिर कहेंगे विक्की मैकडोनाल्ड। तो ऐसे याद कर लेना, बोले डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पर ना, तो विक्की मैकडोनाल्ड इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलो जी, खैर अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है, FID की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल, बहुत सरल सवाल है भाई। FID वही है 1895 वाली। किसने करी थी? तो आप कहेंगे साहब बिल्कुल सरल सवाल पूछ लिया, एकदम बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने इसकी स्थापना करी थी। आपसे मैं पूछूं कि बताइए फिर FID का मुख्यालय कहां है और FID की स्थापना कहां हुई थी? दोनों सवाल यहां से भी बनते हैं। तो साथियों, FID की स्थापना की बात करें तो FID मतलब फाड़ दियो, और क्या सु फाड़ दियो रे, बोले गुरुजी ब्रश सु फाड़ दियो, है ना। तो ब्रुसेल्स में तो इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछे कि मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय के लिए फिर से कहां जाएंगे? हैग, नीदरलैंड में जाएंगे। तो भैया इफ्ला का और FID का दोनों का मुख्यालय ही हैग, नीदरलैंड के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहो तो याद कर लेना सारी चीजें, बल्कि यहां आंसर जरूर आपका ए जाने वाला है, ऑटलेट और फाउंटेन। UDC के लिए भी जिनको आपने पढ़ा था। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद रखूंगा
कि अगली क्लास में आने से पूर्व ये सारी चीजें आप अपने मन और मस्तिष्क में तैयार करके आएंगे, याद करके आएंगे। और अगली क्लास को देखो, जो भी क्लास आए आप कोशिश करिएगा कि उनको साथ के साथ ही तैयार कर लें। हमेशा ये ना सोचे कि ठीक है हम एक साथ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी समय बहुत है, तो पता ही नहीं चलेगा ये समय कब निकल जाएगा। और ये क्लासें अभी तो ठीक है एक एक आ रही हैं, लेकिन जब ये सारी क्लासें एक साथ हो जाएंगी तो समस्या हो जाएगी, आप छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे इनको। तो अभी कोशिश करना कि इनको साथ साथ आप तैयार कर लो, नहीं तो ये बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, बाद में पढ़ नहीं पाओगे। और सवाल आपको दिखाऊंगा एग्जाम के बाद, यहां से बहुत सारे टपकने वाले हैं। फिर भी अगर किसी साथी ने, मान लीजिए कोई भी साथी आप में से किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, तो अगर सारी क्लासें आपको व्यवस्थित फॉर्मेट में एक जगह देखनी है, टॉपिक्स के साथ साथ देखनी है कि कौन से टॉपिक्स की कौन सी क्लास है, और व्यवस्थित रूप में सारा का सारा अध्ययन करना है, तो आप एप्लीकेशन से या फिर प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कंप्लीट क्लासें पीडीएफ सहित आपको मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्लासों को साथ साथ तैयार करिएगा और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने का आनंद ही कुछ अलग होगा। चलिएगा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।